नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कहानियों की अगली कड़ी में आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखित कहानी कलकत्ते में एक रात को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी कलकत्ते में एक रात। कलकत्ता जाने का मेरा पहला ही मौका था। मैं संध्या समय वहाँ पहुँचा और हरिसन रोड पर एक होटल में ठहर गया। होटल में जो कमरा मेरे लिए ठीक किया गया उसमें सब सामान ठिकाने लगा। थोड़ी देर में मैं सुस्ताया, फिर स्नान कर चाय पिया, कपड़े बदलकर एक नज़र शहर को देखने के लिए बाहर निकला। बरसात के दिन थे, अभी कुछ देर पहले पानी पड़ चुका था। ठंडी हवा के झोंके मन को हरा कर रहे थे। चलने को तैयार होकर मैं कुछ क्षण तक तो होटल के बरामदे में खड़ा होकर बाजार की भीड़ चाल चहल पहल देखने लगा। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, प्रशस्त सड़कें, उन पर पागल की भांति धुन बांधकर आते जाते मनुष्यों की भीड़, मोटर, ट्राम गाड़ी, यह सब देखकर मेरा दिल घबराने लगा। मैं खड़ा होकर सोचने लगा, आखिर यहाँ मन में शांति कैसे उत्पन्न हो सकती है। अंधेरा हो गया था, परंतु बाजार बिजली से जगमगा रहा था। कहना चाहिए बाजार की शोभा दिन की अपेक्षा रात को ही अधिक प्रतीत होती है। जो दुकानें अभी दिन के प्रकाश में सुस्त और अंधकार पूर्ण थी, इस समय वे जगमगा रही थी। ग्राहकों की भीड़ भाड़ के क्या कहने थे, किसी को पलक मारने की फुर्सत न थी। कुछ देर बाजार की यह बाहर देखकर मैं नीचे उतरा। होटल के नीचे ही एक पान वाले की बड़ी शानदार दुकान थी। दुकान छोटी थी पर बिजली के 3 प्रकाश से जगमगा रही थी। सोडे की बोतलें, सिगरेट, पान सजे धरे थे। सोने के वर्क लगी गिलोरियाँ चांदी की तस्तरी में रखी थी। मैं दुकान पर जा खड़ा हुआ। एक चवन्नी थाल में फेंककर 2 बीड़ा पान लगाने को कहा। दुकानदार पान बनाने लगा और मैं सामने लगे कदे आदम आईने में अपनी धज देखने लगा। पान और रेजगारी उसने मेरे हाथ में दिए। मैंने पान खाए और एक दृष्टि हथेली पर धरे हुए पैसों पर डालकर उन्हें जेब में डालने का उपक्रम करता हुआ ज्यों ही मैं दुकान से घुमा कि एक गौरवर्ण सुंदर कोमल हाथ मेरे आगे बढ़कर फैल गया। मैं चलते चलते ठिठक कर ठहर गया। मैंने पहले उस हाथ को, फिर उस सुंदरी नवोढ़ा को ऊपर से नीचे तक देखा। वह सिर से पैर तक एक सफ़ेद चादर लपेटे हुए थी। चादर कुछ मैली जरूर थी, परंतु भिखारियों जैसी नहीं। उसने अपना मुख भी चादर में छिपा रखा था। सिर्फ 2 बड़ी बड़ी आँखें चमक रही थी। आँखें खूब चमकीली और काली थी। उनके ऊपर खूब पतली कोमल भौहें और उनके ऊपर चांदी के समान उज्ज्वल साफ चिकना ललाट, चिकने और घुंघराले वाले बालों की एकाध लट उस पर खेल रही थी। यद्यपि एक प्रकार के भद्दे ढंग से अपने शरीर को उस साधारण चादर में लपेट रखा था, परंतु उसमें से उसकी सुडौल देह यष्टि और उत्फुल्ल यौवन फूटा पड़ता था। उसके मुख के शेष भाग को देखने का उपाय न था, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उसे देखने की प्यास आँखों में पैदा हो जाती थी। मैंने क्षण भर में ही उसे देख लिया। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। वह एक हाथ से अपनी चादर को शरीर से ठीक ठीक लपेटे, दूसरा हाथ मेरे आगे पसार कर खड़ी रही। उसकी दृष्टि में भीख की याचना थी और एक गहरी करुणा भी। वह मानो कोई भेद छिपाए फिर रही थी। मैं एकाएक पागल सा हो गया, कुछ कह न सका। मैंने हाथ के कुल पैसे उसे दे दिए। पैसे पाकर उसने उन्हें बिना देखे ही मुट्ठी में भर लिया। फिर उसने एक विचित्र दृष्टि से मेरी ओर देखा। वह धीरे धीरे वहाँ से खिसककर सड़क के दूसरे छोर पर एक खंभे के सहारे खड़ी हो मेरी ओर देखने लगी। मुझे मालूम हुआ वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। मेरे मन में कुछ विचित्र गुदगुदी सी पैदा होने लगी। बड़े नगर के विचित्र जीवन का मुझे कुछ ज्ञान न था। मैं देहात के शांत वातावरण में रहने वाला आदमी, परंतु वह स्त्री वहाँ खड़ी मेरी तरफ देखती ही रही। जहाँ वह खड़ी थी वहाँ काफ़ी अंधेरा था। कुछ देर खड़ा मैं उसे देखता रहा। मुझे उसके निकट जाना चाहिए या नहीं, मैं यही सोचने लगा। अंत में मैं साहस करके उसके पास गया। मुझे निकट आया देख उसने अपने मुख से चादर का आवरण हटा लिया और बड़ी बड़ी आँखों से मेरी तरफ अभिप्रायपूर्ण दृष्टि से देखने लगी।
जैसे अजगर अपनी प्रथम दृष्टि से अपने शिकार को स्तंभित कर देता है, उसी प्रकार मैं स्तंभित सा हो गया। उस अंधकार में भी उसके मुख चंद्र की आभा फूटकर निकली पड़ती थी। उसने मृदु स्वर में कहा, आप डरते तो नहीं? प्रश्न सुनकर मैं अचकचा गया। मैंने कहा, नहीं, कहो क्या बात है। मेरे साथ आइए, मैं इसी ट्राम पर सवार होती हूँ, आप भी इसी पर चढ़ जाइए। मुझसे दूर बैठिए, मैं जहाँ उतरूँ आप भी उतर जाइए। वह बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए ही सामने जाती हुई ट्राम पर चढ़ गई और मैं विकारग्रस्त रोगी की भांति बिना कुछ सोचे विचारे कूदकर ट्राम पर चढ़ गया। बाजारों, चौराहों और पार्कों को पार करती हुई ट्राम चली जा रही थी। वह रहस्यमय स्त्री एक खिड़की के बाहर मुंह निकाले बैठी थी। उसके अंग का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता था। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने कई बार ट्राम से उतरने की इच्छा की, पर जैसे शरीर कीलों से जड़ दिया गया हो, मैं उठ ही नहीं सकता था। अब उजाड़ सा मोहल्ला आ रहा था, शायद कोई मैदान था। बाजार पीछे छूट गए थे। दूर दूर बिजली की बत्तियां टिमटिमा रही थी। ट्राम कड़कती जा रही थी। रात अंधेरी थी और बिजली के खंभों के चारों ओर अंधकार कुछ अद्भुत सा लग रहा था। सड़कें सुनसान थी। बहुत कम आदमी सड़कों पर आते जाते दिखाई पड़ते थे। अब मैं ऊब उठा। मेरे मन में कुछ संदेह उठ रहे थे। बड़े शहरों में बहुत सी ठगी होती है, यह सुना था। इससे मन बहुत चंचल हो रहा था। ज्यों ही ट्राम ठहरी, मैं उस पर से कूद पड़ा। साथ ही वह स्त्री भी उतर पड़ी। मैं एक ओर चलने को उद्यत हुआ ही था कि उसने बारीक और कोमल स्वर में कहा, उधर नहीं, इधर आइए। मैंने रुककर देखा। उसने पास आकर वही जादू भरी आँखों से मेरी आँखों में डालकर कहा, तुमने कहा था मैं डरता नहीं। मैं डरता तो नहीं, तब आगा पीछा क्यों सोच रहे हो? भागने की जुगाड़ में हो? मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या चाहती हो। क्या यहाँ खड़े खड़े आप मेरा मतलब जानना चाहते हैं? अनजाने में मैं कहीं जाना नहीं चाहता, तब यहाँ तक क्यों आए? तुम कौन हो? एक दुखिया स्त्री। कहाँ रहती हो? निकट ही। वह क्या मकान दिखाई दे रहा है? उसने सामने एक साधारण घर की ओर संकेत किया। वहाँ और कौन है? मेरा पति है। वह कोई काम क्यों नहीं करता? तुम्हें भीख मांगकर उसे खिलाना पड़ता है? आप तो सब बातें यहीं ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैं घर नहीं जाना चाहता। तुम्हें यदि कुछ सहायता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आप चले जाइए, मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। उसने हंसकर कहा और फिर ऐंठ कर चल दी। वह अद्भुत अज्ञात सुंदरी बाला मुझे अपरिचित से सुनसान रात्रि में ऐसी नोक-झोंक से बातें करके चल दी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी रस्सी से बांधकर मुझे खींचे लिए जा रही है। मैंने कहा, ठहरो, नाराज़ क्यों होती हो? वह खड़ी हो गई। मैंने पास जाकर कहा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? उसने क्षण भर उन चमकीली आँखों से मेरी तरफ देखा, मुख पर से चादर का आवरण हटाया। उस अंधकार में भी मैं उस मोहक लावण्य को देखकर विचलित हो गया। उसने कहा, एक औरत से डरते हो? डरता नहीं हूँ। तब चले जाओ। वह बिना मेरा मत जाने ही चल दी। मैं मंत्रमुग्ध की भांति उसके पीछे चल दिया। सड़क से गलियों में और गली से एक बहुत ही सकरी गली में वह घुसती ही चली गई। अंत में एक मकान के द्वार पर जाकर उसने कुछ संकेत किया। एक बूढ़े आदमी ने आकर द्वार खोल दिया। वह मेरी तरफ भीतर आने का संकेत करके आगे बढ़ गई। मैं भी धड़कते हृदय से भीतर घुसकर उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरे भीतर आने पर बूढ़ा द्वार अच्छी तरह बंद करके हमारे पीछे पीछे आने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने बूढ़े से कहा, बाबू को तुम ऊपर लेकर बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वह तेज़ी से आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा उस बूढ़े का मुँह देखने लगा। उस स्थान पर बहुत ही अंधकार न था, फिर भी बूढ़े का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अदब से झुककर कहा, चलिए। वह आगे आगे चल दिया। मैं उसके पीछे पीछे चढ़ता ही गया। चौथी मंजिल पर एक खुली छत थी। उस पर एक अच्छा खासा कमरा था। कमरा बंद था। बूढ़े ने अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे खोला। स्विच दबाकर ज्वलंत रोशनी करके मुझे भीतर आने का इशारा किया। भीतर कदम रखते ही मैं दंग रह गया। वह कमरा ऐसे अमीरी ठाठ से सजा हुआ था कि क्या कहूँ। दीवारों पर खूब बढ़िया तस्वीरें लगी थी। एक और पीतल के काम का कीमती छपरखट पड़ा था। फर्श पर आधे में ईरानी कालीन बिछा था
और शेष आधे में बालिश्त भर मोटा गद्दा जिस पर स्वच्छ चांदनी बिछी थी। 10-12 छोटे बड़े तकिए उसमें सजे थे। फर्नीचर बहुत नफासत से सजाया गया था। कई वाद्य यंत्र और ग्रामोफोन कैबिनेट भी वहाँ रखे थे। यह सब कुछ देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। एक भिक्षुक स्त्री का यह ठाठ, उसका मुझे फंसा कर लाने में क्या यही अभिप्राय हो सकता है? वह भिक्षुकी तो है नहीं, निस्संदेह कोई मायाविनी है। उसके सौंदर्य को तो मैं प्रथम ही भाप चुका हूँ। अब उसके धन वैभव का भी यह रंग-ढंग दिखलाई पड़ रहा है। मैं महामूर्ख की भांति हक्का बक्का होकर कमरे के प्रत्येक चीज़ को देख रहा था। बीच बीच में घबरा कर भी उठता था कि कोई आफत न सिर पर आ पड़े। वहीं बूढ़ा एक बड़ी ट्रे में बहुत सा नाश्ते का सामान ले आया। उसमें अनेक बंगाली अंग्रेजी मिठाइयाँ, नमकीन, चाय, फल, मेवा और न जाने क्या क्या चीज़ें थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था। राजाओं को भी ऐसा नाश्ता शायद ही नसीब होता हो। बूढ़े ने नाश्ता सामने रखकर कहा, मालकिन अभी तशरीफ़ ला रही हैं, तब तक आप थोड़ा जल पी लीजिए। मेरा मन जल पीने का नहीं था। मैंने अकचाकर कहा, तुम्हारी मालकिन कौन है, कहाँ है? जो मुझे लाई थी क्या वही हैं? बूढ़े ने विनीत स्वर में कहा, सरकार यह सब कुछ आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वह चला गया। मैं उठकर टहलने लगा। जलपान मैंने नहीं किया। अगर इसमें जहर मिला हो तब कोई धोखे की बात हो तो मैं उस आफत से भागने की जुगत लड़ाने लगा, परंतु रह रहकर मेरे पैर जकड़े जाते थे। मैं अभी सोच ही रहा था कि एक परम सुंदरी युवती ने कमरे में कदम रखा। वह बहुमूल्य साड़ी पहने थी जिसके जिस्म पर सूफियाने और नाजुक रत्नजटित गहने थे। वह मुस्कुराती आई और मेरे पास मसनद पर बैठ गई। उसके रूप की दोपहरी मुझसे सही न गई। मेरी आंखें चौंधियाने लगी। वह रूप और यौवन, ऐश्वर्य और मादकता मेरे होश उड़ गए। उसने वीणा विनिंदित स्वर में कहा, आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा। आप शायद नाराज हो गए, क्यों? वह हंस दी। मैं हंस न सका। मेरे मन में उसे देख वासना तो उद्दीप्त हो गई थी, पर मैं बुरी तरह घबरा रहा था। इस मायाजाल के भीतर क्या है, मैं जानने को छटपटा रहा था। वह और मेरे निकट खिसक आई। उसने उसी भांति हंसकर कहा, आपने नाश्ता भी नहीं किया और अब बोलते भी नहीं, इसका सबब? उसने एक तीखे कटाक्ष का वार किया। मैंने देखा और समझा वही है, परंतु इसका क्या कारण हो सकता है कि यह अद्भुत स्त्री इस प्रकार भिखारणी बनकर लोगों को फांस कर ले आती है? मैंने उससे पूछा, तब वहाँ आप ही थी? कहाँ? बाजार में और मेरे साथ भी? वाह, वहाँ मैं क्यों होने लगी? वह हंसती। उसकी प्रगल्भता बढ़ रही थी और वह अधिकाधिक मेरे निकट आ रही थी। उसने निकट पाकर स्निग्ध स्वर में कहा, आप शायद मेरी दासी की बात कह रहे हैं। यदि वह आपकी दासी थी तो आप क्या कृपा कर मुझ पर यह भेद खोल सकेंगी कि किस कारण आप इस प्रकार के जाल में फांस फांस कर लोगों को घर में बुलाती हैं? मेरी बात सुनकर वह एकदम उदास हो गई। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, आपको यदि कुछ ज़्यादा कष्ट हुआ हो तो आप जा सकते हैं। मैंने तो आपको एक धर्मात्मा आदमी समझकर इस आशा से कष्ट दिया था कि एक दुखिया अबला का कष्ट आप दूर करेंगे, परंतु मर्द जैसे सब हैं वैसे ही आप भी हैं। वह सिसकियाँ लेने लगी। मैं बहुत लज्जित हुआ। वास्तव में मैंने बहुत रूखी बात कह दी थी। मैंने कहा, आपको इतना क्या दुख है, मुझसे कहिए, मैं तो अपनी शक्ति भर उसे दूर करने का उपाय करूं। इस पर मुझे विश्वास कैसे हो? उसने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को मेरी ओर उठाकर कहा। उस दृष्टि में मैं विचलित हो गया। मैंने कहा, यद्यपि मेरी आदत नहीं, फिर भी मैं कसम खाने को तैयार हूँ। उसके होठों पर मधुर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया। इतने में ही वही बूढ़ा एक ट्रे में शराब की एक बोतल, गिलास और कुछ नमकीन ले आया। शराब से यद्यपि मुझे परहेज न था, परंतु उस समय मैं शराब पीने से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसने बड़े तपाक से कहा, बस तो इसी पर आप कसम खा रहे थे? आपने अगर पहले कभी नहीं पी है तो मैं जिद नहीं करती, परंतु यदि पीते हैं तो शौक कीजिए। गरीबों की आखिर कुछ चीज़ तो मंजूर फरमाइए। उसने इस अंदाज से यह बात कही और बोतल से शराब उड़ेलकर मेरे मुंह में लगा दी कि मैं कुछ भी न कह सका।
गले में शराब से सिंचन पाकर मैंने मन में उत्तेजना का अनुभव किया। मैं अपनी परिस्थिति को भूल गया। धीरे धीरे जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने को अपने होटल के कमरे में पलंग पर पड़ा पाया। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। प्रातःकाल की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। मेरा सिर चकरा रहा था और शरीर में बड़ा दर्द था। कई मिनट तक मैं बिना हिले डुले पड़ा रहा, जैसे शरीर का सत्त निकल गया हो। धीरे धीरे मुझे रात की सब घटना स्मरण हो पाई। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। पहले मुझे यह नहीं मालूम हुआ कि मैं होटल में हूँ। पीछे मैंने अपने कमरे को पहचाना। सब बातें स्वप्न के समान आँखों में घूमने लगी। सिर अभी दर्द से फटा पड़ता था। मैं उठकर बैठ गया और दोनों हाथों से सिर को दबाकर बैठा रहा। मैं यहाँ कैसे आ गया? रात क्या मैं वहाँ नहीं गया था? नहीं, सचमुच गया था। मैंने देखा मेरे शरीर पर वही कपड़े थे जो मैंने शाम को घूमने जाने के समय पहने थे। एकाएक मैंने देखा मेरे हाथ की हीरे की अंगूठी गायब है। घड़ी की चेन भी नदारद है। जेब का मनी बैग भी नहीं है। यह देखकर तो मैं बिल्कुल बौखला गया। मैंने घंटी बजाई। नौकर ने आकर बताया कि आप बहुत रात गए आए थे। आपने ज़्यादा शराब पी ली थी, इससे बदहवास हो गए थे। आपके जिन मित्र के यहाँ आपकी दावत थी, उनके 2 नौकर आपको यहाँ गाड़ी पर पहुँचा गए थे। मैंने जल्दी जल्दी कोट बदन पर डाला और धड़धड़ाता हुआ पुलिस ऑफिस में पहुँचा। सब घटना की रिपोर्ट लिखवाई। मेरा वर्णन सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगे। वे तुरंत ही 2 कांस्टेबल को लिए मेरे साथ चल दिए। मैं अनायास ही ठिकाने पर जा पहुँचा। जिस घर में मैं जाकर बेवकूफ़ बना था, इस समय उसके दरवाजे में ताला पड़ा था और उस पर टू लेट का साइन बोर्ड लगा था। पूछने पर पड़ोस के एक संभ्रांत बंगाली महाशय ने आकर कहा कि यह मकान उन्हीं का है और किराए को खाली है तथा कई महीने से इसमें कोई नहीं रहता है। जब मैंने उनसे रात की घटना का जिक्र किया तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, बाबू का दिमाग फिर गया है, आप किसी दूसरे मकान में आए होंगे। वे हाथ का नारियल पीते हुए भीतर चले गए। हम लोग कोई सुराग न पाकर चले आए। लगभग 2500 के नोट और जवाहरात के अलावा मेरे बहुत कीमती कागजात भी गायब हो गए थे। वे सब उसी दिन मुझे अदालत में पेश करने थे। उसी काम से मैं कलकत्ता गया था। मुझे कोर्ट में यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से कुछ ज़रूरी कागजात प्रतिपक्षी वकील की फाइल में हैं और उनसे मेरे विरुद्ध सबूत जुटाया जा रहा है। कहना न होगा, वह 40,000 का मुकदमा मैं उन कागज़ों को गंवाकर उसी तारीख को हार बैठा। उसी दिन मैंने कलकत्ता त्यागा। घर आकर बहुत कोशिश उस भेद को खोलने की पर सो का कुछ पता न चला। इस प्रकार कलकत्ते की वह एक रात मेरे जीवन की एक काल रात बन गई। तो आज की ये आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी द्वारा लिखित कहानी कलकत्ते में एक रात आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।